भारतीय संविधान की इससे पहले की वीडियो में हम भाग 15 की चर्चा की थी, जिसमें इलेक्शन संबंधी प्रावधान थे, अर्थात इलेक्शन कमीशन, उसके बाद फिर पूरा पूरा जो उनकी योग्यताएं होती हैं और उसके बाद ईवीएम, वीवीपैट, इन सब चीज़ों की चर्चा किए थे। आज हम भाग 16 की चर्चा करेंगे और इसमें जो प्रावधान है, इनकी जो चर्चा है वह आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच में किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कुछ जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इसकी चर्चा की गई है। तो यह किस भाग में बताया गया है, तो आप याद कर सकते हैं, यस फॉर होता है 16 मतलब हो गया 16। तो भाग 16 में स्पेशल प्रोविजन किया गया है किसके लिए, तो सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष जो वर्ग हैं उनके लिए। और इसका जो देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह जो विशेष वर्ग हैं जो पीछे हैं, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रोविज़न जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें जो आर्टिकल है मुख्य रूप से उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 330 है, जिसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो सीटें होंगी वो आरक्षित होंगी, और कितनी आरक्षित होंगी और कितने समय के लिए आरक्षित होंगी। तो यह 10 वर्षों के लिए इसका प्रावधान किया गया था, धीरे धीरे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। अगर हम एससी की बात करते हैं तो एससी की जितनी सीटें हैं, तो एससी की जो 84 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की, और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब की देखेंगे तो 47 सीटें जो हैं भारतीय जो लोकसभा है उसमें आरक्षित है। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 543 हैं, जिसमें लगभग 24% जो सीटें हैं किनके लिए आरक्षित है, तो एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिसमें एससी जो है 84 सीटें और एसटी जो है वो कितना है, 47 सीटें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्टिकल 331। तो 331 में आप देखेंगे तो यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मान लीजिए अगर लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो उस समुदाय से 2 व्यक्तियों को क्या कर सकता है, प्रतिनिधि के रूप में उनके मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान देखिए लाया क्यों गया था, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो एंग्लो इंडियन थे, जो ब्रिटेन और यहाँ के मर्ज थे, मतलब कि ब्रिटेन के लोग थे, उनके लिए जो वहाँ से आए थे उनके प्रतिनिधित्व के लिए इस प्रावधान को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में आज़ादी के जब 70 साल पूरे हो गए तो इस प्रावधान की कोई ज़रूरत समझ नहीं आई, क्योंकि जितने भी एंग्लो इंडियन थे वो अब नहीं रह गए थे, मतलब समाप्त हो गए थे। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 333 जो आर्टिकल है, इसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल को यह जो है अधिकार दिया गया है कि वो अपने मर्जी से किसी विधानसभा में आंग्ल भारतीय, जो अगर मान लीजिए उस विधानसभा में आंग्ल भारतीय का नाम जो है नहीं है या फिर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक आंग्ल भारतीय को राज्यसभा जो यहाँ राज्यपाल होता है वो जो है नामित कर सकता है। लेकिन इस प्रावधान को जो अगर आप देखेंगे तो जो 104वां संविधान संशोधन था 2019 में हुआ था, उसके तहत 25 जनवरी 2020 को इसको समाप्त कर दिया गया। और जो विधानसभा और लोकसभा में जो था एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटें जो थी उनको समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल 331 है और 333 है, इनका प्रावधान देखेंगे तो समाप्त हो चुका है। कब समाप्त हुआ, तो 104वें संविधान संशोधन के तहत 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। उसके बाद फिर अनुच्छेद 332 है। अनुच्छेद 332 में यह बताया गया है कि राज्य विधानसभाओं की में जो है अगर देखेंगे तो एससी और एसटी जो होते हैं उनके सीटें आरक्षित की गई हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 330 में बताया गया था कि लोकसभा में जो एससी और एसटी है उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं 84 और 47, वैसे ही बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में जो आप देखेंगे तो एससी और एसटी के लिए जो है सीटें आरक्षित रहती हैं। उसके बाद आर्टिकल 334 है। इसमें यह बताया गया है कि देखिए जो आरक्षण दिया जा रहा है एससी एसटी को, एससी एसटी या महिला, इन सब जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी आरक्षण कब तक बनी रहेगी, अर्थात वो कब किस समय तक बनी रहेगी, इसके लिए यह बताया गया है। देखिए जब पर्याप्त में जो पहले जो है एससी एसटी का आरक्षण दिया गया था तो मात्र 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसे 2030 तक कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से यह बताया गया है कि सीटों के आरक्षण का विशेष प्रतिनिधित्व से जुड़ी जानकारी दी गई है, और कब तक बना रहेगा यह आरक्षण, इसके बारे में अनुच्छेद 334 में जानकारी दी गई है। उसके बाद देखते हैं हम, अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ है, 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 इसे संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इसमें कहा क्या गया है, तो जो लोकसभा है और राज्य विधानसभा हैं और उसके बाद फिर जो दिल्ली विधानसभा है, इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है यह जो अधिनियम है।
जो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है। और कब जोड़ा गया था, तो संविधान संशोधन जो था 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत इसे जोड़ा गया था। उसमें देखिए विशेष जो आर्टिकल जो प्रमुख रूप से जुड़े गए हैं उनकी बात करते हैं तो 330A, 332A, उसके बाद 239A और उसके बाद 334A इसमें जोड़ा गया है। और क्या प्रावधान है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। और क्या आवश्यकता पड़ी, तो देखिए इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम अगर अभी देखें तो लोकसभा में देखेंगे तो लगभग 15% और राज्यसभा में देखते हैं तो लगभग 13%, और जबकि राज्य विधानसभाओं में इससे भी नीचे लगभग 9% महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो इसको महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण जो है वह कर दिया गया है कि 1/3 आरक्षण क्या होगा, तो महिलाओं के लिए होगा। तो आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो अनुच्छेद 330A जोड़ा गया था जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। और 332A में क्या किया गया है, देखिए आरक्षण 330 में क्या बात किया गया था, तो लोकसभा में SC ST के आरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद 332 में जो राज्य विधानसभाएँ होती हैं और उनमें जो SC ST है उनके आरक्षण की बात की गई थी। तो 332A एक जोड़ा गया है, इसमें राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। उसका जो 239A था तो इसमें SC ST के आरक्षण की बात की गई थी जो दिल्ली में है। तो उसके बाद फिर अनुच्छेद 239A जोड़ा गया, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसमें विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद जो अनुच्छेद 334A है इसमें यह बताया गया है कि परिसीमन और जनगणना होने के बाद यह प्रभावित होगा कि जब अगली परिसीमन हो जाएगी, अगली जनगणना हो जाएगी, तब यह जो होगा यह अधिनियम लागू होगा। और उसके बाद इसकी समय अवधि कितनी रहेगी, तो 15 वर्ष तक इसकी समय अवधि रखी गई है और बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 338 देखते हैं। तो अनुच्छेद 338 देखिए बहुत इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, उलटफेर काफ़ी हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होता है उनके आयोग की स्थापना की बात की गई है। और देखिए नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है तो एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जाति के शोषण के विरुद्ध, देखिए अनुसूचित जो जाति थी उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा और उपाय प्रदान करने के लिए, उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हितों के उनके बढ़ावा देने के लिए जो है उनकी रक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए प्रारंभ में जो भारतीय संविधान था उसमें 338 में जो था उसके तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई थी। तो लेकिन विशेष अधिकारी जो होता था वह क्या करता था, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित होता था। लेकिन 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 आया, इसके तहत अनुच्छेद 338 में कुछ संशोधन किए गए। और संशोधन में क्या किया गया कि एक सदस्य जो प्रणाली थी, जो विशेष अधिकारी की प्रणाली थी, उसके स्थान पे जो है जो SC और ST होते हैं उनके लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापित किया गया। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब हम तो हमारा 89वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था जिसके तहत इन दोनों आयोगों को, चाहे नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है और चाहे शेड्यूल ट्राइब है, दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया। और 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसके तहत अनुच्छेद 338 से उन्हें संशोधन किया गया। और SC तथा ST के लिए तत्कालिक राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 है उसमें दो अलग आयोगों के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 338 में जो है आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसका अनुच्छेद 338A देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रखा गया है। और ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 338 में है। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस में है, तो आर्टिकल 338A में है। उसके बाद देख लेते हैं कि इनमें सदस्य कितने होते हैं। तो अगर सदस्य की बात करते हैं हम तो आप देखेंगे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं इन दोनों में। इनकी दोनों की संरचनाएं ऐसे ही होती है, लेकिन हाँ जी जब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं तो इसमें एक फीमेल महिला सदस्य का होना भी आवश्यक हो जाता है। तो इसी में जो 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं उनमें एक महिला सदस्य होती है। तो इस प्रकार से हमने जो SC और ST आयोग हैं उनकी चर्चा कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग को जानने से पहले आप जानेंगे कि देखिए होता क्या था कि एक आर्टिकल में दिया गया है विशेष प्रावधान कि जो पिछड़े वर्ग जो पीछे वाले लोग हैं उनके लिए कमेटी गठित करके उनके जो स्थितियाँ हैं उनकी जायजा लेने के लिए देखिए काका कालेकर समिति जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953-54 में जो है इसको लाया गया था। उसके बाद फिर जो हमारा मंडल आयोग था, जो द्वितीय पिछड़ा आयोग है,
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह 1977-78 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में लाया गया था, जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और यह जो है अगर देखेंगे आप तो काका कालेकर समिति प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसे 1953-54 में लाया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। और इन्होंने जायजा किया और बाद में देखिए शुरुआत में कुछ मामले सामने नहीं आए क्योंकि मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल जो आयोग था उसके मामले के निर्णय का अनुपालन करते हुए संसद की जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, तो संसद ने जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 पारित किया था, जो बीपी सिंह सरकार थी उसमें। और यह मोरारजी देसाई में यह जो मंडल आयोग था इसको लाया गया था। तो 102वें संविधान संशोधन के बाद जो है एनसीबीसी जोड़ा गया, एक संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया। तो एनसीबीसी क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो यह जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम इसके ट्रिक की बात करें कि इनको पिछड़ा वर्ग आयोग को कैसे याद कर सकते हैं, तो एक लड़का है, एक बच्चा है, आप देख सकते हैं, यह बच्चा सहमा सा बच्चा पड़ा हुआ है। इसके पीछे एक काका थे जो कमंडल लेके पड़ गए थे, तो एक कमंडल लिए हुए हैं, अब देख रहे हैं एक काका हैं। तो कल से इस बच्चे के पीछे कमंडल लेके पड़े हुए थे कि आओ तुम्हारा भविष्य बता दें, आओ तुम्हारा भविष्य बता दें, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना आरक्षण तुमको भविष्य में मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो पीछे पड़े थे काका कल कमंडल लेकर इस बच्चे के, तो पीछे से हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे काका कल से हो जाएगा काका कालेकर समिति, जो 1953-54 में जो है इसको लाया गया था। उसके बाद कमंडल से देखेंगे तो मंडल से हो जाएगा मंडल आयोग, जो 1977-78 में लाया गया था। तो इस ट्रिक से हम जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आसानी से याद कर सकते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी समितियाँ लाई गई थी इसको भी हम देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 102वां संविधान संशोधन को जान लेते हैं, जो 2018 में हुआ था। इसके तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एनसीबीसी था उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो 2वां संविधान संशोधन था अधिनियम, इसके तहत भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 338B और उसका 342 जो आर्टिकल है 342A, यह आर्टिकल जोड़े गए थे। देखिए 338B क्या है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। उसके बाद फिर जो 342A है, इसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के अधिकार प्राप्त होता है। इनके पास अधिकार होता है कि कौन जो व्यक्ति है या फिर कौन सा वर्ग जो है वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है किसी भी राज्य में, तो यह घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। और आप देख सकते हैं कि 338 अगर देखेंगे तो 338 में नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है उस वह है, और 338 अगर ए देखेंगे 338A देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, और 338B में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए है। तो ये 3 आर्टिकल काफ़ी परिवर्तित हुए हैं। आप बताए थे हम आपको 65वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में देखे हैं 89वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद 102वां संविधान संशोधन। ये 3 संविधान संशोधन आप ध्यान में रखिएगा कि किससे संबंधित है, तो जो वर्ग पीछे हो चुके हैं उनके आरक्षण संबंधित है। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन भी हुआ, तो यही हुआ कि जो हमारा महिला जो है सशक्तिकरण के लिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए इस पर काम किया गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं अनुच्छेद 339। तो इसमें क्या बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की जानकारी दी गई है इसमें, और उसका अनुच्छेद 340 है। इसमें क्या बात किया गया है कि देखिए यह अनुच्छेद शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और इसी के अनुशंसा पे क्या किया गया था, तो इसी अनुच्छेद के तहत जो है 1953 में काका कालेकर समिति आयोग, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1977-78 में जो 80 के बीच में जो हुआ था यह मंडल कमीशन का गठन किया गया था। उसका अनुच्छेद 341 देखते हैं, तो यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों को जो है अनुसूचित जाति या एससी घोषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 342 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों को एसटी घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। यह किसके पास अधिकार होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस प्रकार से हमने जो भाग 16 है स्पेशल प्रोविज़न जो होता है कुछ विशेष वर्गों के लिए, उसको जो है पूरा अध्ययन कर लिया है। और इसमें हमने जो है एससी और एसटी और जो बीसी जो ओबीसी है वह, और फिर जो महिला हैं फीमेल हैं इनके लिए जो आरक्षण की बात कर ली कि जो एससी हैं उनके लिए लोकसभा में कितना आरक्षण है, तो एसटी हैं उनके लिए लोकसभा में कितना आरक्षण है, और
विधानसभाओं में भी इनके आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद ओबीसी जो होते हैं उनके लिए लोकसभा में कितने आरक्षण है, और उसके बाद सरकारी नौकरियों के लिए भी इनके आरक्षण की बात इसी में की गई है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे फीमेल, तो 106वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत जो है 33% आरक्षित सीटें की गई, किसमें, तो महिलाओं के लिए की गई, तो लोकसभा में और विधानसभाओं में किसमें किया गया, तो इसके तहत जो है 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। हम बताए थे लोकसभा के लिए 330A जोड़ा गया था, और अगर विधानसभा देखेंगे तो 332A जोड़ा गया था, और उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं जो दिल्ली है तो जो 239A जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से प्रमुख अनुच्छेद जोड़े गए थे और इसमें काफ़ी अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे जो है हम भाग 17 की चर्चा करेंगे जिसमें राजभाषा की बात की गई है। धन्यवाद।